से आती आज की बड़ी खबर। उत्तरकाशी में आज सुबह एक के बाद एक 3 भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यहां सुबह एक के बाद एक 3 भूकंप के झटकों में सबसे पहला झटका 7:42 पर भूकंप का महसूस किया गया। उसके थोड़ी ही देर के बाद 8:19 पर दूसरा भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई है। भूकंप का केंद्र उत्तरकाशी का भटवाड़ी था। यहाँ भूकंप के झटके प्रदेशवासियों की, उत्तरकाशी के लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं, तो जानकार भी इसको सही नहीं बता रहे हैं। बार बार पहाड़ पर भूकंप के झटके, आने वाली बड़ी किसी विपदा का अंदेशा है। तो आज की बड़ी खबर, उत्तराखंड में एक तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, मौसम ठंडा है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तरकाशी में भूकंप के झटके आज महसूस किए गए हैं सुबह तड़के। 42 पे हमें महसूस हुआ, फिर उसके बाद हम थोड़ा नॉर्मल हो गए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद इतने ज़्यादा भूकंप आए, सिर्फ तीन झटके सीधे एक साथ महसूस हुए, पूरे बहुत ज़्यादा। अब पूरे डरे हुए हैं, अभी देखते हैं क्या कैसे हालात है जनपद में। बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, सभी बाहर निकल गए, पूरे बड़ी दिक्कत हो रही है। उत्तरकाशी में आज सुबह से लगातार भूकंप के 3 बार झटकों से लोगों में भारी दहशत है, डर का माहौल है। आज सुबह 7:42 और 43 के बीच में एक भूकंप का झटका आया और उसके बाद अगेन ये 8:19 पर ये बहुत तीव्र झटका था। हालांकि इसकी ड्यूरेशन कम थी। और आइए अब बात करते हैं निकाय चुनाव की। देखिए, निकाय चुनाव कल हो चुके हैं, कल वोटिंग हो चुकी है। गुरुवार को हुई वोटिंग में प्रदेशवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 66% वोटिंग हुई है। कल 66% वोटिंग बेहतर बताई जा रही है। रुद्रप्रयाग में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, 71% का। अब आप ये जान लीजिए कि वोटिंग के बाद स्ट्रांग रूम में बैलेट बॉक्स पहुंच चुके हैं। कल निकाय चुनाव के नतीजे आने हैं, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। सुबह 8 बजे निकाय चुनाव के वोटों की गिनती की जानी है। प्रशासन ने इसकी तैयारियां पूरी कर रखी हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, जिनसे जानेंगे क्या होने वाला है कल। वोटिंग जब संपन्न हो चुकी है कल, यानी कि गुरुवार के दिन, तो अब एक दिन का जो बीच में ये जो गैप आया है, यहाँ पर टेंशन बढ़ रखी होगी उन तमाम प्रत्याशियों की जो चुनावी रण में मौजूद थे, क्योंकि जनता ने अपना फैसला दे दिया है। अब ये जो फैसला है ये कल जनता के सामने आएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर भट्ट हमारे साथ देहरादून से लाइव है, शैलेंद्र नेगी हमारे साथ इस समय लाइव है और बलबीर परमार भी हमारे साथ इस समय लाइव है। सबके पास चलेंगे। सबसे पहले चलते हैं देहरादून, दीपांकर से लेते हैं जानकारी। दीपांकर, यहाँ दिलों की धड़कन बढ़ गई है उन प्रत्याशियों की जिन्होंने मतदान में बढ़ चढ़कर तो प्रचार किया, और कल मतदान में प्रदेश की जनता ने भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दर्ज कराई, और अब कल नतीजे आने हैं। तो इस समय क्या तैयारियां वहां पर कल नतीजों से पहले की जा रही है, इस पर आप विस्तृत जानकारी दें दीपांकर। बिल्कुल कंचन, क्योंकि आमतौर पर होता है विधानसभा और लोकसभा चुनाव में एक बड़ा गैप होता है काउंटिंग के दिन के लिए, लेकिन यहां पर सिर्फ काउंटिंग में एक दिन का गैप है, यानी आज का गैप है। ऐसे में चाहे निर्दलीय उम्मीदवार हो, बीजेपी के उम्मीदवार हो, कांग्रेस के उम्मीदवार हो, दोनों पार्टियों के बड़े नेता हो, सबकी नजरें इस बात पर है कि कल काउंटिंग में क्या नतीजे निकल कर आते हैं, क्या रिजल्ट निकल कर आता है। कांग्रेस, बीजेपी, सबको उम्मीद है कि उनके पक्ष में नतीजे रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि कल निकाय चुनाव में जिस तरह के वोटर लिस्ट से नाम गायब दिखे, इसके साथ साथ कई जगहों पर शिकायतें आई, कई जगहों पर विवाद सामने आए। देहरादून में एक ऐसा मामला देखने को मिला जहां पर बैलेट बॉक्स को लूटने की कोशिश हुई। तो इसको लेकर कांग्रेस आशंकित है कि कल कहीं इस तरह की स्थिति यहां पर जब काउंटिंग होगी वहां पर ऐसे हालात पैदा ना हो, क्योंकि बैलेट की काउंटिंग होनी है। तो ईवीएम में जिस तरह हमें नतीजे दिखते हैं कि रुझान हमें 2 घंटे में दिख जाते हैं और लगभग 2 बजे तक नतीजे सेटल हो जाते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। कल देर शाम तक कई बड़े जो नगर निगम है उनके रिजल्ट आएंगे। देहरादून का जो पुराना हिस्ट्री रही है, जिस तरह यहां वोटर है 7.5 लाख के आसपास और जो वोटिंग हुई है, तो परसों सुबह तक रिजल्ट आएंगे। तो अब सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग, जिसकी खासी किरकिरी हो रही है, जिसके व्यवस्था को लेकर सवाल हो रहे हैं, पूरे उसका फेलियर माना जा रहा है चुनाव के दिन, वोटर लिस्ट में नाम गायब होना और तमाम चीजों को लेकर, वो क्या काउंटिंग को निष्पक्ष करवा पाता है, इस बात को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माना का बयान भी आया कि कल अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो कांग्रेस के लिए एक अच्छा रिजल्ट यहां पर रहेगा। वहीं बीजेपी के जो नेता हैं या जो उम्मीदवार हैं वो सब भी यहां पर, ऋषिकेश से खबर है कि वहां
पर जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, उनके जो समर्थक हैं, उन सभी ने वहां पर जो स्ट्रांग रूम है उसके बाहर रात भर आज वो रहेंगे, ताकि कहीं पर भी किसी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश न रहे। तो निकाय चुनाव है, 100 नगर निगम, 11 नगर निगम, कुल मिला के 100 निकायों में इलेक्शन हो रहा है। एक रिफ्लेक्शन होगा ये बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए, कि क्या 2027 की तस्वीर रहेगी। इसलिए अब जो समय बचा है, वो जाहिर सी बात है, जो सवाल आपने पूछा कि धड़कनें बड़ी होंगी, चाहे वो उम्मीदवार कोई भी हो, और दोनों पार्टियां चाहेंगी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चाहेंगे, मुख्यमंत्री चाहेंगे कि बीजेपी एक अच्छा रिजल्ट 2025 में दे। कांग्रेस से जरूर चाहेगी कि पब्लिक का मूड कहीं कोई बदला हो। 3 साल में जो सरकार के हुए, क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी पनपी हो तो उसका फायदा क्या कांग्रेस को मिलेगा। और निर्दलीय जो छोटे यहां पर उम्मीदवार लड़ रहे हैं, जिनका बहुत ज्यादा कुछ इससे लेना देना नहीं है, लेकिन हां, उनका भविष्य कहीं ना कहीं 2027 में उसमें अपना खोजते हैं, तो वहां पर किसके पक्ष में रिजल्ट रहेगा, ये सारी अब इंतजार रहेगा। फिलहाल स्ट्रांग रूम में सारे बैलेट बॉक्स हैं और कल सुबह 8 बजे का इंतजार है, जब काउंटिंग शुरू होगी। कंचन, बिल्कुल, तो कल का इंतजार सबको है और देहरादून में तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं कल के चुनावों के नतीजों को लेकर। शैलेंद्र नेगी से अपडेट लेते हैं, हल्द्वानी में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। देखिए, कल जो एक सबसे बड़ा झटके के तौर पर आप कहिए कि इंसिडेंस देखा गया, वो तो यही देखा गया, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था। तो ये तो कांग्रेस के लिए भी एक झटका है। अब इसके ऊपर तो आगे की जांच के बाद ही ये तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन यहां पर कल जब नतीजे आएंगे उससे पहले क्या तैयारियां हल्द्वानी में की गई हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, बीजेपी पार्टी की तरफ से भी, और उन तमाम निर्दलीय उम्मीदवारों की तरफ से जिन्होंने मतदान में अपनी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई है। तो आप दीजिए हल्द्वानी से जानकारी, शैलेंद्र नेगी। देखिए कंचन, जो अगर कुमाऊं की बात करें, कुमाऊं के 6 जिलों की अगर आप बात करते हैं, तो कुमाऊं के जो जिले हैं उनमें 5 नगर निगम मेजर हैं और जो 2 नगर निगम नए बनाए गए हैं, जिसमें पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा है। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधी सीधी टक्करें हैं। और जो भी जितने भी 5 नगर निगम है, जो 3 पुराने नगर निगम है, काशीपुर, रुद्रपुर और हल्द्वानी, इसमें सीधी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। और जो हमारा पिथौरागढ़ का नगर निगम है, वहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिला, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस के ही 2 बागी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ जो है विधायक का एक समर्थित प्रत्याशी बागी है वहां पर। तो वहां पर बहुत मजेदार चुनावी गणित हमको देखने को मिल रहा है। बहरहाल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही जोर शोर से तैयारियों में लगे हुए हैं। आज जो है एजेंट बनाने की प्रक्रिया है, क्योंकि कल जो लोग मतदान गणना में जो लोग होंगे उनके एजेंट जो है अलग अलग पार्टियां अपने बना रही हैं। जितने भी अभी अगर हम हल्द्वानी नगर निगम की बात करें तो इसमें 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ ही यूकेडी, बीएसपी, उसके अलावा बीजेपी, कांग्रेस के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। तो इसलिए सभी लोग इस तैयारी में जुटे हुए हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक यानी रात तक देर नतीजे कल घोषित होंगे। क्योंकि जिस तरीके के हमारे यहाँ वोटों की संख्या है, चाहे रुद्रपुर है, काशीपुर है या फिर हल्द्वानी में है, यहाँ पर वोटों की संख्या लाख के पार है। और हल्द्वानी में तो 2,42,000 के आसपास मतदाता है और तकरीबन जो है 65% मतदान हुआ है। इस तरीके से रुद्रपुर में भी अच्छा खासा मतदान हुआ है, काशीपुर में भी बहुत अच्छा मतदान हुआ है। तो ऐसे में चुनाव नतीजे कल देर रात तक आएंगे और उसी की तैयारियां अभी से चल रही हैं कि एजेंट्स कितने बनाए जाएं, ताकि जो है, क्योंकि काउंटिंग्स कई राउंड में होनी है और लंबी चलनी है, तो ऐसे में कितने एजेंट्स बनाने हैं अभी। शैलेंद्र, जाहिर तौर पर तो कल देर शाम तक का ही आपको इंतजार करना होगा, प्रदेशवासियों को इंतजार करना होगा नतीजों को लेकर। बलबीर के पास से जानकारी लेते हैं, उत्तरकाशी से लाइव हमारे साथ है बलबीर। आज तो उत्तरकाशी वासियों ने एक के बाद एक 3 भूकंप के झटके भी महसूस कर लिए हैं, लेकिन कल किसको झटका लग सकता है, इस पर आप बेहतर बता सकते हैं। कल नतीजे हर किसी के लिए खास है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस के लिए, चाहे निर्दलीय हो, क्योंकि सबने भर भर कर प्रचार किया है। लेकिन कल की तैयारी उत्तरकाशी में किस तरह की गई है और क्या नतीजे आ सकते हैं, ये आप विस्तार से बता सकते हैं। बिल्कुल, विधानसभा का सेमीफाइनल इसे कहा जा रहा है। और जिस तरह से हमने देखा कि भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो या निर्दलीय प्रत्याशी, जिस तरह से उन्होंने पसीना बहाया और कार्यकर्ता जिस तरह से जुटे रहे, अभी भी माहौल उसी तरह से देखा जा रहा है। और जो समर्थक है जीत की जो दावे कर रहे हैं, खासकर अगर हम बाहर नगर पालिका की बात करें तो यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी के जो समर्थक है बम्पर जीत का दावा कर रहे हैं और जो स्ट्रांग रूम है उसके बाहर डटे हुए हैं। और उनका कहना है कि तब तक हम डटे रहेंगे जब तक परिणाम की जो मतपेटियां हैं जो खुल नहीं जाती, तब तक हम वहीं डेरा डाले रहेंगे। इसी तरह से बरकोट में भी जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो भी, उनके जो समर्थक है वो भी स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाले हुए हैं। तो गर्माहट अभी भी है और सभी इंतजार कर रहे हैं, गुणा भाग कर रहे हैं कि किस तरह से हमें जीत मिलेगी, और दावे अपने अपने कर रहे हैं। और यहाँ उत्तरकाशी में खासकर निर्दलीय जिस तरह से दमखम के साथ लड़े हैं, तो
उससे जो राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस हो चाहे भाजपा, उनके सामने एक कड़ी चुनौती है और कल का दिन ही बताएगा कि जनता का जनादेश किस तरह आता है। फिलहाल सभी गुणा भाग में लगे हुए हैं और जीत का दावा कर रहे हैं और चर्चा सबसे ज्यादा बाड़ाट नगर पालिका और बड़कोट नगर पालिका बनी हुई है, क्योंकि वहां हमने देखा कि गर्माहट रही, भाजपा और निर्दलीय समर्थक आपस में भिड़ते रहे। तो अब सभी को इंतजार है 25 तारीख का कि जब जो मतदान जनता ने किया है, मतदाताओं ने किया है, किसके पक्ष में किया है, तो सब उसी पल का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही घंटे कह सकते हैं कि कुछ ही घंटे का समय है, ज्यादा लंबा समय ये नहीं है। कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही बेचैनी में बीतेगी जिन्होंने इस मतदान में चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाई है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। बढ़ रहे हैं आगे, आपको बताते हैं कि देहरादून नगर निगम के इंदिरापुरम वार्ड से चुनाव लड़ रही कांग्रेस की प्रत्याशी और एक इंडिपेंडेंट प्रत्याशी ने एक दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी आशा भाटी और उसके साथियों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बूथ कैप्चरिंग की है। घटना का वीडियो भी देखिए सामने आया है। शिकायत पुलिस को सौंपी गई है। आरोप है कि गुरुवार रात 10 बजे के आसपास ये घटना हुई है और ये घटना जब हुई है जब बैलेट बॉक्स वापस जा रहे थे। ये बैलेट पेपर चोरी से भाग रहे, ये भाग रहे बिना गाड़ी के, कैसे भाग रहे? ये देखो भाटी। निकाय चुनाव की वोटिंग के बाद कांग्रेस ने धांधली के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि कई जगहों से उन्हें शिकायतें मिली हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने जिसको लेकर कांग्रेस आक्रोशित हो रही है, धांधली का आरोप लगा रही है। और इस समय भी जो जानकारी मिल रही है, कल नतीजे आने से पहले कई जगहों पर कांग्रेस के समर्थक जो हैं वो डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि उनको पूरा भरोसा है कि कहीं ना कहीं से कोई धांधलीबाजी हो सकती है बीजेपी की तरफ से। देहरादून में वार्ड नंबर 41 में जिस तरीके से वोट्स को लूटने की घटना सामने आई है, रात को पूरा बक्सा लेके लोग भाग रहे थे और प्रशासनिक अधिकारी उसकी मदद कर रहा है। उसी तरीके से अनेकों वार्डों में जिस तरीके से पुलिस ने हमारे अभिकर्ताओं को कमरे से बाहर किया, बीजेपी के भी किया, लेकिन अंदर केवल सरकारी कर्मचारी थे, जबकि नियम है कि कोई भी कैंडिडेट है उसका जो अभिकर्ता है वो अंदर बैठता है, लेकिन सबको बाहर किया गया। ये केवल एक विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। ये बहुत ही अफसोसजनक है। बहुत लोगों के नाम कटे थे, सीनियर सिटीजन्स अपने नाम को ढूंढने के लिए स्ट्रगल करते हुए देखे गए। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं पौड़ी नगर पालिका चुनाव में भारी लापरवाही सामने आई है। यहां की वोटर लिस्ट में नाबालिग बच्चे कादिर का नाम था, जिसकी उम्र महज 10 साल की है। इसका नाम वोटर लिस्ट में था, लेकिन वोटर लिस्ट में बच्चे की उम्र 29 साल दिखाई गई है। साथ ही एक 5 साल की बच्ची का नाम भी वोटर लिस्ट में था। जबकि ये भी जानिए आप कि कई अन्य लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब थे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का नाम वोटर लिस्ट से गायब था, लेकिन एक 10 साल के बच्चे के और एक 5 साल के बच्चे का नाम वोटर लिस्ट में देखा गया है, जो हैरान करने वाली बात है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है। छोटी सरकार को चुनने के लिए लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला है। युवाओं के साथ बुजुर्ग लोगों ने लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मतदान कल संपन्न हुआ है, अब कल नतीजे आने हैं। गुरुवार को हुई निकाय चुनाव की वोटिंग में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वोटिंग को लेकर मतदाता भी जागरूक नजर आए। पिथौरागढ़ के रई वार्ड के कमलेश मखौलिया अपनी मां के निधन होने के बाद भी मतदान के लिए बूथ पहुंचे और मतदान किया। कमलेश ने कहा कि हालात भले ही कितने ही कठिन हो, लेकिन लोकतंत्र में मताधिकार का इस्तेमाल जरूरी है। हमें अपनी लाइफ में कुछ समय ऐसा मिलता है जो हमारे पास अधिकार रहते हैं। बाकी माँ तो अगर हमारे दिल में गई नहीं है, वो तो मेरे अंदर है। वो बाकी सर मैं चाहूँगा कि जो हमेशा जो अपना अधिकार है हमेशा उसको लूँ। पिथौरागढ़ में निकाय चुनाव के अलग अलग रंग भी देखने को मिले। यहाँ कोई गम के माहौल में वोट देने आया तो कोई खुशी में। कुजौली वार्ड की कविता पुनेठा दुल्हन की ड्रेस में वोट देने पहुंची।
कविता की बुधवार को शादी थी और गुरुवार को विदाई से पहले कविता ने अपने मायके में वोट दिया। वोट देने के बाद कविता की विदाई हुई। मुझे अपने मतदान का उपयोग करते हुए और उसका लोकतंत्र के पर्पज में भागीदार होते हुए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और कल मेरी शादी हुई थी और मैं विदाई होने से पहले मैंने चाहा कि मैं अपना मतदान कंप्लीट करके जाऊं। ऋषिकेश में भी वोटिंग के दिन लोगों में गजब का उत्साह देखा गया। कैबिनेट मंत्री के वीआईपी बूथ पर 102 साल उम्र की दादी अम्मा भी अपनी छोटी सरकार चुनने के लिए वोट करने पहुंची और कई आस सरकार से भी लगाई। हाँ, एक कुल तो बनाना चाहिए जी। और बिजली पानी का तो कम नहीं होना चाहिए। इंसान बिजली पानी पता है ज्यादा है, बाकी सरकार दे कहाँ रही है। हाँ जी। इनकलाब बोल रही है सरकार तो। चमोली में भी छोटी सरकार चुनने के लिए लोग घरों से निकले। जोशीमठ नगर पालिका के सुनील वार्ड में 94 साल की बुजुर्ग महिला ने वोटिंग की। वहीं देहरादून के डिफेंस कॉलोनी बूथ पर 80 साल की बुजुर्ग महिला व्हीलचेयर पर वोट डालने पहुंची और अपना मतदान किया। कुल मिलाकर पूरे राज्य में शहर के सरताज को चुनने के लिए अच्छा मतदान हुआ। अब सभी उम्मीदवारों की किस्मत मतपेटियों में कैद हो गई है और सभी को 25 जनवरी को आने वाले नतीजों का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार अलग अलग विधानसभाओं में सभाएं कर रहे हैं। यूसीसी लाने, अवैध मज़ारों और मदरसों पर एक्शन जैसे विषयों को लेकर चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और इसको सुनने के लिए भारी संख्या में दिल्ली वासी भी मुख्यमंत्री धामी की जनसभाओं में जुट रहे हैं। आज पटेल नगर में सीएम धामी की जनसभा होनी है। मुख्यमंत्री बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार आनंद के लिए यहाँ पर वोट की अपील करेंगे पटेल नगर वासियों से। 2 फरवरी को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय होगी। तो आपको बताएं कि 2025 की चारधाम यात्रा की तैयारी भी अब शुरू हो जाएगी। यही नहीं, 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ और केदारनाथ में चल रहे मास्टर प्लान के काम को मॉनिटरिंग करने वाले हैं। इसकी और मॉनिटरिंग करने के लिए यहां पहुंच भी सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। हर साल वसंत पंचमी पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान होता है। 2 फरवरी के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की तैयारी शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 5 फरवरी को बड़ी बैठक ऋषिकेश में होगी। गढ़वाल कमिश्नर और मुख्यमंत्री के सचिव विनय शंकर पांडे के मुताबिक बैठक में गढ़वाल के सभी जिलों के डीएम, डिपार्टमेंट हेड और स्टेक होल्डर्स भी शामिल होंगे ताकि वक्त रहते सारी तैयारी पूरी की जा सके। 5 फरवरी को मीटिंग से पहले चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग के डीएम को जिले में मीटिंग करने को कहा गया है ताकि यात्रा से जुड़े लोगों की बात आ सके। तो 15 दिन बाद खुद गढ़वाल कमिश्नर तीनों जिलों में यात्रा की तैयारी जांचने जाएंगे। शासन पूरी तरह से मुस्तैद और चौकस है। 5 फरवरी को हमने पहली बैठक इसकी बुलाई है ऋषिकेश में, जिसमें सभी संबंधित जिलों के जिलाधिकारी और स्टेक होल्डर्स, टूर ऑपरेटर्स, होटल व्यवसायी सभी के साथ विचार विमर्श होगा। पिछले साल की यात्रा में क्या दिक्कतें आई, कहां पर हमसे कमियां रह गईं, हम इस यात्रा को और कितना बेहतर कर सकते हैं, क्या क्या निर्माण कार्य होने हैं, कौन से निर्माण कार्य चल रहे हैं, कितनी गति से पूरे करने हैं, इन सभी पहलुओं पर विचार विमर्श होगा। चारधाम यात्रा के 2 धामों में चल रहे काम की मॉनिटरिंग पीएमओ करता है। तो 28 जनवरी को देहरादून आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मॉनिटरिंग करेंगे और बद्रीनाथ, केदारनाथ मास्टर प्लान का काम कहां तक पहुंचा, ये भी प्रधानमंत्री देखेंगे। वहीं चारधाम में यात्रियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, ये काम चारधाम यात्रा परिषद करेगी, जो जल्द काम शुरू करेगी। यात्रा के मार्गों को इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर हो, चारधाम यात्रा परिषद के गठन पर भी विचार विमर्श चल रहा है। और अभी पिछले दिनों इसके स्टेक होल्डर्स की बहुत बड़ी बैठक भी यहाँ पर आयोजित की गई थी अपर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में, जिसमें करीब 100 से अधिक तो हमारे तीर्थ पुरोहित गण सम्मिलित हुए थे और होटल व्यवसायी और डंडी कंडी, घोड़ा खच्चर सभी लोगों से बात की गई और बड़े ही खुले हृदय से उनके सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं। लोगों के सुझाव। चारधाम यात्रा का हर साल आयोजन पहचान के साथ चुनौती भी है।
क्योंकि साल दर साल यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस बार रजिस्ट्रेशन से लेकर धामों में दर्शन तक का काम आसानी से हो। कपाट खुलने की तारीख के ऐलान के साथ ही 4 धाम यात्रा का काम शुरू हो जाएगा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको अगली खबर बताते हैं जो कि है अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा में गुलदार के आतंक से लोग दहशत में हैं। हवालबाग के पास घरों के बाहर गुलदार की चहलकदमी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है, जिससे यहाँ के लोगों की चिंता बढ़ रही है। गुलदार लोगों के ऊपर हमले भी कर रहा है। अब तक कई लोगों को हमला करके घायल कर चुका है। लोगों ने वन विभाग से जल्द गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। माना जा रहा है कि शिकार की तलाश में गुलदार आबादी वाले इलाकों में आ रहे हैं। खबर विकासनगर से, जहां पर आसन वेटलैंड रिजर्व में इन दिनों विदेशी पक्षियों से ये पूरा इलाका गुलजार है। इन पक्षियों की हर साल एक खास गिनती भी होती है। कैसे और क्यों होती है ये गिनती, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। देहरादून से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद देश का पहला वेटलैंड संरक्षण रिजर्व इन दिनों विदेशी मेहमानों से गुलजार हो चुका है। ये विदेशी मेहमान हजारों मीलों का सफर तय कर इस झील पर पहुंचे खास पक्षी साइबेरियन बर्ड है। इस झील पर हर साल लगभग 200 से ज्यादा प्रजाति के विदेशी पक्षी आते हैं, जिनमें खास है सुरखाब, सीखपर, लाल चोंच, गुडगुडा, कुर्चिया बत्तख, सुर्खिया बगुला, बड़ा पनकाउआ, बयारी बत्तख, मलक बगुला, करचिया बगुला है। हर साल जनवरी के महीने में इन पक्षियों की एक खास गिनती भी होती है, जिसके तहत पूरे प्रदेश भर के 18 जलाशय पर पक्षियों की गणना की गई और इस टीम में पक्षियों के एक्सपर्ट, पक्षी प्रेमियों के साथ ही WII देहरादून और वन विभाग के अधिकारी और फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स मौजूद रहे। हमें पहली बार मौका मिला आसन बराज में आके माइग्रेटिंग बर्ड्स जो डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं, जिनका डिफरेंट आइडेंटिफिकेशंस होता है, जो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता यूजुअली, वो सारा बहुत सारा डाइवर्स वे में हमें देखने को मिला। इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। इससे हमें काफ़ी कुछ पता चलता है। एक तो हमें पता चलता है कि वेटलैंड्स की जो हेल्थ है ये कैसी है, अगर इसमें बर्ड्स कम हो जा रही है या बढ़ जा रही है, कौन सी स्पीशीज़ बढ़ रही है, कौन सी स्पीशीज़ घट रही हैं। इनसे हमें काफ़ी कुछ पता चलता है कि वेटलैंड की मतलब वो हेल्थ होता है वो कैसा मतलब होता है। इस खास मौके पर 35 एक्सपर्ट्स की 5 टीमों ने झील के चारों तरफ से पक्षियों की गिनती के साथ ही उनके व्यवहार को भी परख कर एक साझा रिपोर्ट तैयार की है। इस गणना के मुताबिक इस बार 117 प्रजाति के 5225 पक्षी आसन बैराज की इस झील पर पहुंचे हैं और पक्षियों के व्यवहार से लेकर उनकी संख्या और प्रजातियों में कमी या बढ़ोतरी की इस साझा रिपोर्ट के आधार पर ही वन विभाग भविष्य में इस झील और पक्षियों के लिए काम करेगा। जैसा कि पूरे उत्तराखंड में जो भी जलाशय हैं, जलाशय की बर्ड सेंसस आज हो रही है। सभी जगह इसमें अपना गढ़वाल मंडल भी है, अपना कुमाऊं भी है, नैनीताल, भीमगोड़ा, कालागढ़ वगैरह सभी जगह डाक पत्थर बैराज में भी सेंसस हो रहा है। बीते साल और इस साल पहुंची विदेशी पक्षियों का आंकड़ा लगभग बराबर है। ऐसे में जरूरत है आसन कंजर्वेशन रिजर्व पर पक्षियों के व्यवहार को देखते हुए काम करने की, ताकि पक्षियों की संख्या में और इजाफा हो सके। न्यूज 18 के लिए विकासनगर से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। खबर पौड़ी से, जहां हाईवे पर एक कार बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी और इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में इन तीनों को भर्ती कराया गया है। सतपुली गुमखाल के बीच में 150 मीटर गहरी खाई में ये कार गिरी है। घटना सुबह तड़के 4 बजे की है। हादसे की सूचना जैसी SDRF की टीम को मिली, SDRF की टीम मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को खाई से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनका इलाज यहां चल रहा है।